बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी तीसरी और अगली फेज़ प्रोग्रामिंग फ़ेज़ है, कोडिंग फ़ेज़ है। अभी तक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीख चुके हैं कि यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर करके उसको एसआरएस में कैसे लिखते हैं, और उस एसआरएस को देखने के बाद उस एसआरएस को फिर हम उससे आर्किटेक्चर और डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, यूएमएल डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है। इन यूएमएल डायग्राम्स को हम एक और डॉक्यूमेंट जिसको एसएडी डॉक्यूमेंट कहते हैं उसमें लिख लिया जाता है। उससे नेक्स्ट हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एसआरएस में लिखने के बाद और आपकी यूएमएल डायग्राम को एसएडी डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपनी सेट डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है। और एक डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन होती है प्रोग्रामिंग की मदद से, कोडिंग की मदद से। सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, वो पांचवी फेज है। पूरा सॉफ्टवेयर जब तैयार हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना कुछ और है। लेकिन अगर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो वो फेज नंबर 3 है, और डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन हम कोडिंग की मदद से करते हैं। तो डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन तैयार किया था, जो चार्ट्स डायग्राम बनाई थी और एसएडी डॉक्यूमेंट कंप्लीट की थी, अब हमें उस एसएडी डॉक्यूमेंट को डेवलपर्स को देना है, प्रोग्रामर्स को देना है, कोडर्स को देना है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करके कोडिंग कर सकें। और कोडिंग भी ऐसे तरीके से करनी है कि उसको हम रीयूज़ कर सकें उस कोडिंग को। अच्छा, प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। सी लैंग्वेज में भी आप लोगों को इसका आइडिया हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है, सी शार्प लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है, पीएचपी, रूबी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। गूगल वालों की गो लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसको आप यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप लोगों ने कोई एक चीज़ खरीदनी है तो उस आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। केक खरीदने के लिए आपके पास मल्टीपल किस्म की बेकरीज हैं। तो इसी तरह से एक प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है लैंग्वेजेस की। कुछ लैंग्वेज एक दूसरे का अल्टरनेट है, कुछ लैंग्वेज एक दूसरे की के कंपटीशन में है, कुछ लैंग्वेजेस मोबाइल प्रोग्रामिंग के लिए हैं, कुछ वेब डेवलपमेंट के लिए हैं। तो अलबत्ता पर्पज़ इन सब लैंग्वेजेस का कोडिंग में हेल्प करना है, कोडिंग करनी है, करवानी है आप लोगों से। अगर लैंग्वेजेस पे मज़ीद बात करें तो लैंग्वेजेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, जावा, सी शार्प, स्विफ्ट वगैरह, जिसको हम मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, एप्पल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम वेब एप्लीकेशंस, इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। कुछ ऐसी होती हैं जिन पे हम वेब डिज़ाइन के अलावा पूरी वेब एप्लीकेशन डेटाबेस तक के साथ बनाते हैं, PHP, जावा उसमें यूज़ होती है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती हैं जो कि बगैर इंटरनेट के चलते हैं। जिस तरह आपका पेंट है, पेंटिंग आप पेंट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर, इन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में काम आती हैं जो कि बगैर इंटरनेट के चलते हैं। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर पे नस्ब किए गए हों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर के अंदर काम कर रहे हों। गाड़ी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर सॉफ्टवेयर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ड्रोन के अंदर, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये किसी हार्डवेयर पे एम्बेड किए गए होते हैं सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट पर्पसेस हैं। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं आपस में कंपटीशन में है, कोई एक लैंग्वेज ऐसी भी है जो कि 2-3 काम भी करती है। अलबत्ता कोडिंग फेज़ के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज में ग्रिप होनी चाहिए, और आपने सी प्लस प्लस को और बाकी प्रोग्रामिंग के कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स भी अपने इस डिग्री में, अपने इस प्रोग्राम में जो है वो सीख रहे हैं आप लोग। ये भी कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हुए हैं, अगेन सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, पाइथन, PHP। कोडिंग करते कैसे हैं? तो कोडिंग करने के लिए आपको कोडिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे हम प्रोग्रामिंग टूल कहते हैं। क्योंकि आपको एक टूल इंस्टॉल करना होगा ताकि आप उस कोड को लिख सकें, और फिर उस टूल के अंदर कोई ना कोई कंपाइलर होता है, डीबगर होता है जो उस कोड को चलाता है, एग्जीक्यूट करता है,
एडिटिंग करने के लिए, कोड को लिखने के लिए आप लोगों को कोई टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग टूल भी बहुत सी तरह के, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सी हैं तो बहुत सी कंपनी ने टूल्स दिए हमें हैं। विजुअल स्टूडियो एक टूल है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक्लिप्स, नेटबिन्स एक टूल है। सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी हो तो आपने टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस यूज़ किया होगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसको इंस्टॉल करती हैं, इसके अंदर कंपाइलर होता है जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है, एडिटर होता है, पहले आप अपना कोड लिखते हैं। इस तरह और बहुत से टूल्स हैं, नेटबिन, एक्लिप्स वगैरह। विजुअल स्टूडियो, नोटपैड भी इवन यूज़ किया जाता है, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। हाँ, प्रोग्रामिंग, अब हम क्योंकि अपने डिज़ाइन के बाद प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए हैं तो प्रोग्रामिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग की 6 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 6 बेसिक जो है वो आप लोगों के जो है वो 6 गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना होता है आप लोगों ने। चाहे आप जो सी मर्जी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, चाहे आप जो सा मर्जी टूल यूज़ कर रहे हैं कोडिंग करने के लिए, तो ये रिकमेंडेड है। ये है आपको गाइडलाइन, प्रोग्रामिंग गाइडलाइन में ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए। आपको ऐसा कोड लिखना चाहिए जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। आपको सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करने चाहिए। इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट जिसमें केस होते हैं, ये वाला केस चल जाए या ये वाला केस चल जाए, यानी सिलेक्शंस वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखने चाहिए। लूप्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए, रेपिटेशन या आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर इन्हें कहते हैं। फार लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फार ईच लूप भी होती है एक। इसी तरह से आपको अपने कोडिंग को ऐसा करना चाहिए कि कोडिंग असल में करने से पहले उसके सिंपल इंग्लिश लाइक टेक्स्ट यूज़ करके एल्गोरिदम्स और सूडो कोड लिख लेने चाहिए। कुछ कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग करने से पहले कोडिंग के चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लेना चाहिए। कुछ फ्लो चार्ट्स आपको एससीडी डॉक्यूमेंट से भी मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी डिज़ाइनर्स ने आपको गाइडेंस दे दी होगी कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है आप लोगों ने। एक अच्छी प्रोग्रामिंग की गाइडलाइन ये है कि आपको डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करने चाहिए। अगर आपने 3-4 इंटीजर वेरिएबल बनाने हैं तो बेटर है कि आप इंटीजर 3-4 वेरिएबल बनाने की बजाय इंटीजर एक एरे बना लें। ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए, लिस्ट यूज़ करनी चाहिए, लिंक लिस्ट की भी आगे फर्दर लिंक लिस्ट यूज़ करनी चाहिए। उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू वगैरह को डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए प्रोग्रामिंग। इससे आपकी जो है वो बेटर हो जाएगी, प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा एक्चुअली अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकेंगे, उसको कल को चेंजेस करना आसान हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, एग्जीक्यूशन उसकी फास्ट हो जाएगी। प्रोग्रामिंग करते हुए ज़रूर प्रोग्रामिंग की डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। एक होती है सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन, वो एक सेपरेट चीज़ है। कोडिंग की भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जब आप कोडिंग करते हैं तो कोड की डॉक्यूमेंटेशन होती है। कुछ डॉक्यूमेंट, कोड की डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, आपने कभी प्रोग्राम देखा होगा बुक्स पे लिखा हुआ, तो बुक्स के ऊपर जो है, हर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो 5-6-7 लाइंस लिखी होती हैं, स्टार्स बने होते हैं कि ये जो है इस प्रोग्राम का पर्पस एक्चुअली में ये है। बल्कि कुछ केस में तो प्रोग्रामिंग की एक एक लाइन के साथ भी लिखा होता है, कमेंट किया होता है कि ये लाइन जो है ये कर रही है, ये लाइन जो है यूज़र से इनपुट ले रही है, ये लाइन जो है स्क्रीन पे आउटपुट दिखा रही है। तो कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आपको कोडिंग में जो है वो कमेंट्स लगाने हैं इंटरनल, यानी प्रोग्राम के ऊपर 4-5-6 लाइनें इकट्ठी लिख के, लाइन्स लिख के आप उसको मेंशन कर दें कि हमारा ये काम है। या फिर आप जो है प्रोग्रामिंग की हर लाइन में जो है उसके साथ कमेंट्स यूज़ करें जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत फील होती है। तो कमेंट्स करना प्रोग्रामिंग में भी एक प्रोग्रामिंग की का प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन है जो कि फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा जो आप वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, इंट एक्स, इंट वाई, तो आपको एक्स वाई या वेरिएबल के प्रॉपर नाम रखने चाहिए, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। क्लासेस के, फंक्शंस के, एरेज के, लिंक के, क्यूज़ के, हर चीज़ के प्रॉपर नाम होने चाहिए, प्रॉपर नाम रखने चाहिए। इंट एक्स, इंट वाई, एक्स जमा वाई की बजाय आप जो है वो सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू लिख सकते हैं वेरिएबल के नाम, अगर आप सब्जेक्ट को ही के मार्क्स को ही प्लस करवा रहे हैं। प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, फेज 3 में है, तो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग के प्रोसेस। जिस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के प्रोसेस था, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक प्रोसेस था, उसके बाद डिज़ाइनिंग, रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का एक प्रोसेस था, तो इस तरह प्रोग्रामिंग के भी प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पे इन नोट्स में 2 प्रोग्रामिंग के प्रोसेस मेंशन किए गए हुए हैं। एक प्रोग्रामिंग प्रोसेस का नाम है पेयर प्रोग्रामिंग और दूसरे प्रोसेस का नाम है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग तो
एजाइल मेथोडोलॉजी का एजाइल मेथोडोलॉजी ही की एक इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें कहा जाता है कि आप अपना सारा फोकस, अपना मेन फोकस प्रोग्रामिंग पे रखें, जबकि बाकी डॉक्यूमेंटेशन, बाकी डिज़ाइनिंग और बाकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे और इस तरह की लिखने वाली चीज़ों पे अपना फोकस जो है वो ना रखें, बल्कि आपका मेन फोकस डायरेक्ट और एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग पे होना चाहिए। पेयर प्रोग्रामिंग करने का एक और प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए एक कंप्यूटर पे, जिनके पास एक कीबोर्ड एक माउस होता है, एक कंप्यूटर पे या एक लैपटॉप पे दो डेवलपर्स काम करते हैं एक साथ। दो डेवलपर्स कैसे काम कर सकते हैं? डेफिनेटली एक डेवलपर एक्चुअली में जो है वो कोडिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरा डेवलपर जो है वो उस कोडर को गाइड कर रहा होता है। इसकी ये बेसिकली कंसेप्ट जो है ये इस लॉजिक से निकाला गया है कि जब दो ड्राइवर्स एक गाड़ी में बैठे हो, एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो और दूसरा ड्राइवर साथ बैठा हो, तो दूसरा ड्राइवर ज़रूर जो है इस ड्राइवर को के कीड़े निकालेगा कि भाई आपने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाई है, एकदम इतनी रेस क्यों दे रहे हैं, या आपने कट गलत किया है, या आपने क्रॉस गलत किया, बहुत बहुत सी बातें करेगा वो। तो इसी तरह से कहते हैं जब एक कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर के साथ बैठता है और वो प्रोग्रामिंग करवा रहा होता है या प्रोग्रामिंग को देख रहा होता है, तो वो ज़रूर दूसरे प्रोग्रामर से कहता है कि भाई यहाँ पे आपने फार लूप क्यों नहीं लगा ली, आपने वाइल लूप भी क्यों यूज़ किया है, या वाइल लूप की जगह डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते थे। इसी तरह से आपने फ्लोट वेरिएबल क्यों यूज़ किया, आप डबल वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, आपने यहाँ पे डबल वेरिएबल क्यों लिखा है, डबल एक्स क्यों नाम रखा है वेरिएबल का, एक्स का क्या मीनिंग होता है, आप प्रॉपर वेरिएबल का नाम रखें। तो साथ वाला डेवलपर, साथ वाला प्रोग्रामर ज़रूर जो है वो उस प्रोग्रामर को डिस्टर्ब करेगा, एक्चुअली में वो उसकी प्रोग्रामिंग को, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, उसका फोकस तो मेन काम पे होगा। अलबत्ता ये अदर फैक्टर्स को नोट करता हुआ उसकी प्रोग्रामिंग को ठीक करवाएगा। एक बेटर प्रोग्रामिंग, दो माइंड जब यूज़ होंगे प्रोग्रामिंग करते हुए, तो बेटर प्रोग्राम प्रोड्यूस होगा, बेटर कोड लिखा जाएगा। तो ये थी कोडिंग फेज। तो इस सब्जेक्ट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग फेज आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग सिखाई जाए। कोडिंग के आप बहुत से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर 5 फेजेस हैं, तो उसमें से एक फेज कोडिंग की फेज भी है। कोडिंग से पहले डिज़ाइनिंग फेज है। इस सब्जेक्ट में मकसद डिज़ाइन बनवाना नहीं था, लेकिन डिज़ाइनिंग फेज का आपको आइडिया देना था। आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के नाम से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप जो हैं वो कोडिंग फेज के, डिज़ाइनिंग फेज के बारे में जो है वो आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट फेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग। वैसे आप इसका एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का भी सब्जेक्ट आपकी डिग्री का हिस्सा होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। SQA के नाम से आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का पर्पस आपको ओवरऑल सॉफ्टवेयर की डिफरेंट फेजेस और उसके अंदर कुछ कंसेप्ट के बारे में आइडिया देना है। तो टेस्टिंग फेज की हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्टिंग का मतलब कोडिंग की टेस्टिंग नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कोड जो लिखा है उसको टेस्ट कर लिया जाए, तो कोड को डीबग करके चलाना तो प्रोग्रामर का काम है। अगर उसने प्रोग्राम ही ठीक नहीं लिखा, उसका प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, तो अभी प्रोग्रामिंग फेज मुकम्मल ही नहीं हुई। अगर उसका लिखा हुआ कोड चल ही नहीं रहा, कोड में एरर है, कोड काम ही नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कोडिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब कोडिंग मुकम्मल हो जाती है, कोड चलने लगता है, कोड काम करने लगता है, तो फिर टेस्टिंग फेज स्टार्ट होती है। हाँ, टेस्टिंग फेज में हम कोडिंग को ज़रूर चेक करते हैं, लेकिन कोडिंग का काम चेक करते हैं क्या कोडिंग अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही। उसमें ये टेस्ट नहीं किया जाता कि कोड चल भी रहा है कि नहीं। अगर कोड चल ही नहीं रहा, तो वो कोडिंग फेज की प्रॉब्लम है, वो कोड को प्रो कोडर ने ठीक करना है। लेकिन जब कोड प्रोग्राम को कोडिंग मुकम्मल हो जाती है, तो अब कोड अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टेस्टिंग फेज में हम इस चीज़ को देखते हैं। यानी हमने पूरे सिस्टम को टेस्ट करना है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइडियल सिचुएशन ये है कि प्रोग्रामर जो भी कोड लिखे, वो इतना परफेक्ट लिखे कि सारा काम, जो हमने काम सोचा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, जो डिज़ाइनिंग में प्लान किया था, वो सारा काम वैसे ही हो जाए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो टेस्टिंग टीम का काम होता है कि वो सॉफ्टवेयर को चेक करे और सॉफ्टवेयर सिस्टम में फॉल्ट्स को ढूंढे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कोडिंग नहीं उन्होंने सही करनी। कोडिंग अगर सही नहीं है, कोड चल नहीं रहा, कोड में एरर है, तो वो कोडिंग फेज का काम है। कोडिंग फेज मुकम्मल होने के बाद सिस्टम की टेस्टिंग, सिस्टम में फॉल्ट्स वगैरह ढूंढना, ये टेस्टिंग फेज का काम है।
तो टेस्टिंग में एक्चुअली में आप डिफरेंट टाइप की फॉल्ट्स को ढूंढते हैं। आप देखते हैं कि जिन हार्डवेयर्स के लिए अगर आपका सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए बनाया गया था तो मोबाइल पे चलता है, लैपटॉप पे चलता है कि नहीं चलता, क्या आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है कि नहीं, क्या आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जिस अगर वो उसको पेंटियम 3, पेंटियम 4 या i3 i5 के लिए बनाया गया था तो क्या वो उसको ज़्यादा प्रोसेसर उसको ज़्यादा तो नहीं रिक्वायर्ड, क्या प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंटली चल रहा है, जो उसमें कैलकुलेशन है कोडिंग के अंदर वो सही सीजी पे कैलकुलेट कर रही हैं, क्या टेक्स्ट सही कैलकुलेट किया जा रहा है, क्या सारे सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक से लिखी गई है, समझ आ जाने वाली और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग लिखी गई है। ये डिफरेंट ये पर्पस है सारे टेस्टिंग फेज के। तो टेस्टिंग का पर्पस असल में सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट फॉल्ट्स को ढूंढना होता है, डिफरेंट फॉल्ट्स को चेक करना होता है। यहाँ पे बहुत सी टाइप्स की फॉल्ट्स मेंशन की गई हैं जिनको देखा जाता है। इवन सॉफ्टवेयर पे लोड डाल के 10 लोग एक साथ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर चलता है। क्या 1000 लोग एक साथ यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर चलेगा? वो कंप्यूटर बैठ तो नहीं जाएगा कि काम करता रहेगा। तो बहुत से पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर को देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गई, वायरस आ गया, तो सॉफ्टवेयर रिकवरी कितनी जल्दी कर सकता है, इसके लिए क्या प्लान किया गया सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम डिटेल में जाते हैं। डिफरेंट टाइप की फॉल्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं सिस्टम में, ये यहाँ पे मेंशन की गई हुई हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस आया था, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक प्रोसेस आया था, लास्ट प्रोग्रामिंग फेज में भी 2 प्रोसेस आए थे, पेयर प्रोग्रामिंग और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इस तरह टेस्टिंग करने का भी एक प्रोसेस है, टेस्टिंग करने के भी स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जिनके बाद आप जो है वो नेक्स्ट फेज की तरफ चले जाते हैं। और नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज। और ये टेस्टिंग फेज के 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। और टेस्टिंग फेज से पहले कौन सी फेज थी? प्रोग्रामिंग फेज, कोडिंग फेज। तो जब आपको डिफरेंट लिखे हुए कोड मिल जाते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, कोड चलते हुए मिलने चाहिए, चलने वाले कोड चाहिए आपको। तो आप इन चलते हुए कोड को रिसीव करते हैं और इसको टेस्टिंग टीम भी एक दफ़ा फिर चेक करती है कि क्या ये कोड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। लेकिन डेफिनेटली अगर कोड नहीं चल रहे तो कोडिंग फेज वालों को उसको चला के देना चाहिए था, उसको ठीक करके देना चाहिए था। अलबत्ता चलता हुआ कोड जब रेडी हो जाता है तो टेस्टिंग टीम को दिया जाता है। टेस्टिंग टीम कोड के हर यूनिट को, हर चीज़ को, हर पोर्शन को एक बच्चे की अटेंडेंस लगा के, दूसरे बच्चे की अटेंडेंस लगा के, एक बच्चे की फीस रिसीव करके, दूसरे बच्चे की फीस रिसीव करके डिफरेंट तरह के छोटे छोटे यूनिट को टेस्ट करती है। हालांकि टेस्टिंग का पर्पस कुछ और है, लेकिन पहले यूनिट के कोडिंग के एक एक यूनिट को टेस्ट किया जाता है। फिर कोडिंग के सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कोडिंग यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद चेक किया जाता है कि ठीक है, अकेला अकेला तो यूनिट काम कर रहा था, क्या जब हम इन सारे कोड को इकट्ठा करके चलाते हैं क्या ये तब काम करता है, इंटीग्रेशन के बाद भी कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद कोड काम कर रहा है, कोड अकेले अकेले भी काम कर रहा था, बल्कि चलता हुआ कोड ही हमें दिया गया है। अकेले अकेले भी यूनिट्स काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट होने के बाद भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कोड का सिर्फ काम कर देना काफ़ी नहीं है। कोड को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई थी, क्या कोड वो सारा काम कर रहा है, क्या कोड स्टूडेंट का सीजीपीए सही कैलकुलेट कर रहा है, क्या जिन स्टूडेंट की फीस नहीं आई उनकी हमें प्रॉपर रिपोर्ट दिखा रहा है। तो जिस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था वो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिर्फ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखना बल्कि नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को फुल कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, ये भी टेस्ट करना है। जिन हार्डवेयर्स पे चलना था, जिस तरह की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना था, क्या उसके मुताबिक ये काम कर रहा है, जिस स्पीड से, जिस एक्यूरेसी से, जितने टाइम के अंदर, जितने पैसों के अंदर इसने बनना था, क्या ये सब वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कोड के यूनिट चल रहे हैं, कोड मिलके चल रहा है, कोड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर फंक्शन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्या ये यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? जो यूज़र ने उससे काम लेने थे, आपने रिक्वायरमेंट्स के लेवल पढ़े थे, बिजनेस लेवल रिक्वायरमेंट्स, यूज़र लेवल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हम उन्हीं को चेक कर रहे हैं कि क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर पूरी कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है,
क्या सॉफ्टवेयर यूजर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? जिस जिस यूजर ने सॉफ्टवेयर से जो जो सा काम करना था, क्या वो सारे यूजर्स के सारे काम इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं? क्या सॉफ्टवेयर उस बिजनेस के इन्वायरमेंट में जाके इंस्टॉल होने के बाद अपना काम करता रहेगा, उनकी बिजनेस की नीड को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अगर ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है और ये टेस्टिंग इस चीज़ को साबित कर देती है, तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़र के इन्वायरमेंट में ले जाके उसको उसको एक्चुअली में इंस्टॉल कर देते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में ये टेस्टिंग का एक यूनिट टेस्ट होता है। इंटीग्रेशन में यूनिट्स को आपस में इंटीग्रेट करके प्रोग्रामिंग को चेक किया जाता है कि क्या ये कलेक्टिवली ठीक काम कर रहा है, करेक्ट काम कर रहा है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा रही हैं। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट किया जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर का ये सारा सॉफ्टवेयर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है कि नहीं। क्या कस्टमर या यूज़र जिसने जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, जिसने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो इससे सेटिस्फाई है। और जब हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़र के इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे, उनके कंप्यूटर्स में, उनके मोबाइल्स पे, उनके इन्वायरमेंट में, उनके नेटवर्क पे इंस्टॉल करेंगे, तो क्या ये प्रॉपरली उनके इन्वायरमेंट में, उनके हार्डवेयर पे काम करेगा? तो ये सारी टेस्टिंग का प्रोसेस है, टेस्टिंग फेजेस में चेक किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्टिंग करता कौन है? तो याद रखिएगा, प्रोग्रामर्स टेस्टिंग नहीं करते हैं। जिन्होंने कोड किया होता है वो अपने कोड में कीड़े नहीं निकाल सकते, ना वो उसको उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से कोई तीसरा बंदा देख सकता है। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक अलग टीम होती है जो कि रिक्वायरमेंट्स को जानती है, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और कोडिंग को उसके साथ मैच करती है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ती है और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है। तो ये ना ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले लोग होते हैं, ना ही डिज़ाइनर्स होते हैं, ना ही प्रोग्रामर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस टीम अलग एक टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, उसकी फंक्शनल, उसकी नॉन फंक्शनल, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी यूज़र, उसकी बिजनेस नीड्स, सारी सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग की टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक टाइप है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक टाइप है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर की ऐसी टेस्टिंग है जिसमें आप सॉफ्टवेयर आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है आप लोगों को नहीं पता। आप सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हो 2 और दूसरी इनपुट देते हो 2 और बटन दबाते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर की दूसरी तरफ से 2 + 2 4 हो जाए तो आप कहते हैं ठीक है, अब कुछ और ऐड करके देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर काम कैसे हो रहा है आप उसको नहीं देखते हो, आप सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर के सिस्टम से बाहर रहते हुए उसके अंदर जाए बगैर उसको डिफरेंट टाइप के इनपुट दे के आउटपुट चेक करके मैच करते हो कि क्या सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं और इनपुट अंदर जाके कैसे कैलकुलेट हो रही है, कैसे कोडिंग हुई है, कैसे काम हुआ है और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद कैसे आउटपुट आ रही है, पूरे प्रोसेस को चेक किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बाहर बाहर से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग इन डेप्थ डिटेल टेस्टिंग है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इन दोनों का कम्बिनेशन है, इन दोनों का मिक्सचर है। कहा जाता है कि टेस्टिंग टीम पहले सॉफ्टवेयर को ब्लैक बॉक्स टेस्ट करती है और अगर सारे टेस्ट के रिजल्ट ठीक आए तो उसको अंदर से इंटरनल सिस्टम को चेक करने की, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटीज को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कुछ इनपुट 1+1 एंटर किया हमने तो आउटपुट में 1+1 2 होने की बजाय 11 हो गया है, तो उसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस सिस्टम को इंटरनली चेक करना होगा। तो जब हम इन दोनों अप्रोचेस को मिला के यूज़ करते हैं तो उसको हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। यानी हम जो है वो सिस्टम को इनपुट देते हैं और एक करेक्ट आउटपुट का वेट करते हैं। करेक्ट आउटपुट आ गई, ठीक है, अब हम सिस्टम की में अटेंडेंस लगा के देखते हैं, करेक्ट अटेंडेंस लग गई, ठीक है, अब हम सिस्टम में फ़ी जमा करा के देखते हैं, करेक्ट फ़ी जमा हो गई, हाँ जी ठीक है, अब हम सिस्टम से रिजल्ट लेते हैं, करेक्ट रिजल्ट निकल रहा है, नहीं निकल रहा, करेक्ट रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो ये हमने एक हाईलाइट कर लिया कि ये ग्रे एरिया है। अब हम इस रिजल्ट वाले पोर्शन को इन डिटेल टेस्ट करेंगे, यानी कि आप बाहर बाहर से चीज़ों को टेस्ट करते हैं और अगर आपको कोई ग्रे एरिया मिल जाए तो आप उसकी इंटरनल डिटेल में चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि आप
सॉफ्टवेयर के बाहर बैठ के टेस्टिंग करते हैं और कोई ग्रे एरिया अगर आपको मिल जाए तो आप उसको इंटरनली वाइट बॉक्स वाली टेस्टिंग उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक्चुअली में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का कम्बिनेशन है। टेस्टिंग की मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि टेस्टिंग जो है वो एक्चुअली में सिस्टम टेस्टिंग है। हम ये चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपने फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और कस्टमर और बिजनेस नीड पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अलबत्ता सॉफ्ट टेस्टिंग में ज़रूर सिर्फ सिस्टम टेस्टिंग नहीं बल्कि कुछ यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी जो है वो इसका पार्ट समझी जाती है। तो इसलिए टेस्टिंग को हम दो लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो टेस्टिंग है जिसमें आपको चलता हुआ कोड के यूनिट मिलते हैं, आप उनको चलाते हैं और फिर कोड को इंटीग्रेट करके एक बार फिर चलाते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग फेज के सारे रिजल्ट ठीक प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो है वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को जो है चेक करते हैं। टेस्टिंग का मेन पर्पस सिस्टम टेस्टिंग होता है। इसके साथ ही देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ कि ये इसका मेन पर्पस है। लेकिन आपकी बुक्स में टेस्टिंग के उन्होंने दो लेवल्स बनाए हुए हैं कि एक बेसिक लेवल की टेस्टिंग जिसमें आप कोड के यूनिट्स को चला के टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर ओवरऑल सिस्टम किस मकसद के लिए बनाया गया था पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, ये इमेज में दिखाया गया है कि यूज़र जो नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ वो जो उसने सोचा होता है उसको प्रोग्राम मैनेजर, डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर और टेस्टिंग वाली टीम जो है वो कुछ और ही, कुछ डिफरेंट चीज़ ही तैयार करके देती है। लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं है ये बात। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम पाई जाती हैं जो यूज़र ने एक्सपेक्ट किया होता है और जो आपके डिज़ाइनर ने, कोडर ने, टेस्टर ने, टेस्टिंग टीम ने जो इम्प्लीमेंट करके दिया होता है उसमें फ़र्क होता है, क्लैश होता है। इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत से आर्टिकल्स नेट पे अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हम टेस्टिंग फेज को क्लियर करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाता है, उसका कोड, उसकी इंटीग्रेशन, उसके फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, यूज़र और बिजनेस रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर पूरी कर रहा है तो हम रेडी हैं। हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। हमारा सिस्टम डिप्लॉय होने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए रेडी है। लेकिन सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी इतना आसान काम नहीं है कि आप लोग वहाँ जाएंगे और वो जो है वहाँ पे केक रखा होगा और आप जो है वो केक काटेंगे और आप सेरेमनी होगी और सॉफ्टवेयर हो गया है, आपको दे दिया सॉफ्टवेयर, ये ले यूएसबी में। ऐसा नहीं होता। जब आप सॉफ्टवेयर को यूजर्स की फैक्ट्री में, उनके बैंक्स में, उनकी यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं मुकम्मल करने के बाद, तो एक नया काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर को देखता है और उसके बाद आपको यूजर्स को ट्रेनिंग करवानी होती है। आपने सिर्फ उस फैक्ट्री के या उस यूनिवर्सिटी के डीजी को या उस फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं ट्रेनिंग करानी होती बल्कि उनके मैनेजर्स को, उनके स्टाफ को, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स तक को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है सॉफ्टवेयर की। आपको उनको सॉफ्टवेयर के बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है। ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है बल्कि डॉक्यूमेंटेशन समझानी होती है, लेक्चर्स देने पड़ते हैं, उनकी आईटी टीम को सारी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया, इसको हमने डिज़ाइन ऐसा क्यों किया, इसकी कोडिंग हमने ऐसे क्यों की, इसको हमने किस किस तरह से टेस्ट किया है। बहुत बहुत कुछ है इसमें। तो सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत मुश्किल काम है। अभी तक तो आप पहली 4 फेजेज़ में तकरीबन अपने सॉफ्टवेयर उसमें थे, सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे थे, आपस में पढ़े लिखे लोग, आईटी के लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को और एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे। इस वक्त अब आप अपने इस दुनिया से निकल के यूज़र की दुनिया में चले गए हैं, जहाँ पे हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज का फ़र्क हो, उनकी एजुकेशन का, बहुत सी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है। तो आपने अब उस चीज़ का मुकाबला करते हुए अपने इस जो सॉफ्टवेयर को जो आप लोगों ने सोचा है, उनको वो आपने उनको समझाना है, चलाना है, दिखाना है। उनके रजिस्टर्स, उनकी कापियाँ बंद करके उनको सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना है। ताकि आप आज के बाद उनका सारा हिसाब किताब, सारा खर्चा, सारा बिल, सारा बिजनेस जो है वो आपके सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाए। और बहुत सी यूज़र्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ सकती हैं, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं कि आप हमें ट्रेनिंग कर दें, हमें दोबारा बता दें, हम आपने हमें पिछले हफ्ते बताया था, हमें फिर बता दें, वो हमसे हो नहीं रहा, हमें भूल गया था, वो बटन काम शायद नहीं कर रहा, हमने बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें। तो डिलीवरिंग द सिस्टम एक रिबन कटिंग सेरेमनी नहीं है, जबकि इसमें बहुत से काम होते हैं। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर करने करने के बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, उस प्रॉब्लम का डिज़ाइन तैयार कर लिया, डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया कोडिंग की मदद से, और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन की यानी जो कोडिंग की उसको आपने टेस्ट करवा लिया। तो अब आप लोग रेडी हैं कि आप अपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़र के इन्वायरमेंट में जाके चला सकें। जब आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को चला लेते हैं, यूज़र की ट्रेनिंग करवा देते हैं, उनको
उनको उनकी सॉफ्टवेयर पे ले आते हैं, उनके रजिस्टर्स, उनका बाकी सारा सिस्टम क्लोज कर दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर पे सारा काम करने लगते हैं। अब यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस सॉफ्टवेयर पे लगेगी, यूनिवर्सिटी का एग्जाम सिस्टम अटेंड रिजल्ट वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर पे आएगा, ऑनलाइन एडमिशन सॉफ्टवेयर पे होंगे, फीस सॉफ्टवेयर की मदद से घर बैठ के जमा की जाएगी। सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करके बच्चे जो हैं वो कैफेटेरिया ऑर्डर भेजेंगे और कैफेटेरिया से जो है वो सामान मंगवाएंगे अपने रूम्स में या जहाँ पे भी जिस टेबल पे भी वो बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर को ऑपरेशनल करना आसान काम नहीं है, इस पर बहुत सी एफर्ट लगती है। ये एफर्ट ना सिर्फ आपकी तरफ से बल्कि जिन्होंने यूज़ करना है उस कंपनी, उस फैक्ट्री, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी चाहिए होती है। जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर चल पड़ता है, 6 माह की एफर्ट के बाद, साल के बाद जब सारी चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं और कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ठीक है आपका सॉफ्टवेयर हमारे काम आ रहा है, इसमें पूरे साल का बिल्कुल सही बिल शो हुआ है, पूरे साल का प्रॉफिट शो हो रहा है, पूरे साल हमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, सब शो हो रहा है। तो उसके बाद भी अगर यूज़र आपको फ़ोन करे और आपको बुलाए और कहे कि हमने अभी सॉफ्टवेयर में कुछ और भी करवाना है, हमारी एक नई ब्रांच ओपन हो गई है, हमारा एक नई डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, हमारा कैफेटेरिया 2 हो गए हैं, हमने ये भी स्टार्ट कर दिया, बहुत बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और और इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो है वो हमेशा एक चलते रहने वाला काम है। एनी वर्क डन टू चेंज द सिस्टम आफ्टर इट इज़ ऑपरेशन, एक दफ़ा सिस्टम जब ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद जो सिस्टम में चेंजेस किए जाते हैं उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप यूज़र को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, उस टाइम भी चेंजेस आ जाती हैं, वो हम मेंटेनेंस में नहीं कहते, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन का, डिलीवरिंग का हिस्सा होते हैं, 5वीं फेज़ का हिस्सा होते हैं। जब तक आपका सॉफ्टवेयर चला नहीं दिया आपने, तब तक आप अभी 5वीं फेज़ में हैं। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बाज़ दफ़ा उसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं, यूज़र को राज़ी करने के लिए इसमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं, वो अभी 5वीं फेज़ ही है, वो अभी डिप्लॉयमेंट फेज़ में ही हैं आप लोग। हाँ, सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो गया, चल रहा है, 6 माह हो गए, साल हो गया, चल रहा है, तो अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टैक्स रेट बदल दिया है, तो हमें सॉफ्टवेयर में चेंज करवाना है। तो ये जो चेंज है उस सिस्टम के ऑपरेशनल होने के बाद, इसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर में चेंजेस को मैनेज करना, इसको हम चेंज मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये एक फुल फ्लैज सब्जेक्ट है, बल्कि ये फुल फ्लैज एक डिग्री बन चुकी हुई है दुनिया के बहुत से कंट्रीज में। चेंज मैनेजमेंट को, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक डिग्री या फुल फ्लैज, इसी तरह से बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये पांचों फेजेस डिग्रीज बन चुकी हुई हैं। एसक्यूए पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पे लोग डिग्रीज कर रहे हैं, कोडिंग पे लोग डिग्रीज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पे डिग्री हो रही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरी एक फील्ड बन चुकी हुई है जिसपे लोग डिग्रीज कर रहे हैं। तो ये एक एक फेज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया हुआ है नॉलेज। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ये काम कर रही होती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना और सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन कर देना, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो आईटी कंपनीज, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने इस काम को कितना अच्छे से कर रहे हैं, कितने कैपेबल हैं, कितने मेच्योर हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। तो उनकी कैपेबिलिटी और मैच्योरिटी चेक करने के लिए भी एक मॉडल अवेलेबल है जिसमें उनको नंबर दिए जाते हैं, 0 से लेके 5 नंबर होते हैं कि आप जो हैं CMMI लेवल 5 पे हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक आईटी कंपनी अगर CMMI लेवल 5 पे है तो उसका मतलब है कि वो बेहतरीन लेवल पे है। पाकिस्तान में सिस्टम्स वाले, नेटसोल वाले CMMI लेवल 5 पे हैं, लाहौर में कंपनीज हैं, 2 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। इस तरह से बहुत सी कंपनीज हैं, इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे आती रहती है। तो ये अमेरिकन डिफेंस यूनिवर्सिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप ने जो है ये मॉडल लॉन्च किया था और ये चेक करता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने में कितनी कैपेबल है, कितनी मैच्योर है, उसको मार्क्स दिए जाते हैं, उसको नंबरिंग दी जाती है। अगर आप किसी कंपनी को CMMI लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, लेवल 2 पे, लेवल 4 पे, लेवल 5 तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको वो प्रोसेस एरिया परफॉर्म करने होंगे जो कि CMMI ने डिफाइन किए हैं। हो सकता है CMMI ने डिफाइन किया हो कि आपकी जो है वो कोड की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमने उनसे पूछा, कहते हैं हमारा हमारा एक प्रोसेस एरिया ये है कि आपकी आपकी जो है वो गुड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारा एक प्रोसेस एरिया ये भी है कि आपका सॉफ्टवेयर हाई परफॉर्मेंस हो। CMMI वाले कहते हैं हमारा एक प्रोसेस एरिया ये भी है कि आपका कोड जो है वो हाई क्वालिटी कोड हो।
तो हमने कहा ठीक है, हम ये सारे प्रोसेस एरिया परफॉर्म करना चाहते हैं। CMMI वाले कहते हैं कि हमारे 21 प्रोसेस एरिया हैं, लेट्स से। हमने कहा कि हम आपके 21 प्रोसेस एरियाज को, जो भी आपने की प्रोसेस एरिया डिफाइन किए हुए हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन, हाई परफॉर्मेंस, क्वालिटी कोड, सारा कुछ हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, असल में हम आपसे ये की प्रोसेस एरियाज इसलिए फॉलो करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मकसद है कि सॉफ्टवेयर, कुछ मकसद हैं, कुछ गोल हैं जो कि सॉफ्टवेयर में अचीव हो जाए। हमने कहा ठीक है, कोई शक नहीं है कि आपका मकसद होगा, गोल होगा कि अच्छे सॉफ्टवेयर बने, लेकिन हमें करना क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये आप 21 के 21 प्रोसेस एरिया को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हर प्रोसेस एरिया के करने के लिए आपको कुछ काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुड डॉक्यूमेंटेशन हो तो आपको ये 12 काम करने होंगे, ये 12 प्रैक्टिसेस हैं, ये 12 टास्क परफॉर्म करने अपनी कंपनी में, अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, अपनी आईटी फर्म में। तो हम कहेंगे कि आपने एक प्रोसेस एरिया जिसका नाम है गुड डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स से उसका नाम है गुड डॉक्यूमेंटेशन, वो आपने अचीव कर लिया है। दूसरा हमारा प्रोसेस एरिया हाई परफॉर्मेंस, अगर आप लेट्स से ये 22 काम करते हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है, आप हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्योर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा एक प्रोसेस एरिया क्वालिटी कोड, हाई क्वालिटी कोड, और अगर आप ये 45 काम कर रहे होंगे, आपके प्रोग्रामर्स, आपकी कोडिंग टीम, तो हम कह देंगे अगर कि आपने ये प्रोसेस एरिया भी अचीव कर लिया। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम ये सारे के सारे प्रोसेस एरिया में से कुछ प्रोसेस एरिया अचीव कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे की प्रोसेस एरिया 21 हैं तो हमें कितने अचीव करने होंगे लेवल 1 पे आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सारे के सारे प्रोसेस एरिया जो हमने डिफाइन किए हैं, CMM वालों ने डिफाइन किया, वो आप परफॉर्म कर रहे हो सारे के सारे, तो तब आप लेवल 1 पे आएंगे। अगर आप उसमें से 20 परफॉर्म कर रहे हैं और एक नहीं परफॉर्म करे तो आप लेवल 0 पे हैं। यानी वो सारे की प्रोसेस एरिया जो CMMI वालों ने डिफाइन किए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं तो लेवल 1 पे पहुंचेंगे, और उनमें से कोई एक भी मिस कर रहे हैं तो आप लेवल 0 पे हैं। तो लेवल 1 पे आना CMMI के स्टैंडर्ड के मुताबिक लेवल 1 पे आना ये बहुत मुश्किल काम है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे कौन लोग जाएंगे? अच्छा, आप वो सारे की प्रोसेस एरिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन, CMMI वाले आपकी कंपनी में आए, उन्होंने विजिट किया, आपने कहा कि आए हमें सर्टिफिकेट दें, हमें CMMI लेवल सर्टिफिकेट चाहिए कोई, आप आके विजिट करें। तो CMMI की टीम आप लोगों के पास आई, उन्होंने आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को चेक किया, उन्होंने कहा हाँ लगता तो है कि ये सारे प्रोसेस एरिया परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कह देंगे ठीक है, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप लेवल 1 का है। अच्छा, उन्होंने कहा लग रहा है कि हाँ आप सारे प्रोसेस एरिया परफॉर्म कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा देख भी लिया, टेस्ट भी कर लिया मामलात को, तो आप परफॉर्म तो कर रहे हैं सारा काम, तो लिहाजा आप CMMI लेवल 1 पे हैं, हम उसका सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप इस काम को प्लान करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ और इसको मॉनिटरिंग टीम बना के और कंट्रोल तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को आप अपने इसको जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें, तो हम आपको कहेंगे कि जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं वो मैनेज तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट देने की बजाय लेवल 2 का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर आप इस सारे की प्रोसेस एरिया को सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, बल्कि आप उसको प्लान और डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रोल तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम आपको लेवल 2 का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बजाय ऑर्गेनाइजेशन के हर काम पे अप्लाई कर देते हैं, इवन जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है लोग, फर्ज करें बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, आप उनके लिए भी वो रूल्स फॉलो करते हैं जो CMMI ने डिफाइन किए हुए हैं। सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की दुनिया से बाहर निकल के ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, आपके एम्प्लॉयज़ की पेंशन, आपके सिक्योरिटी गार्ड के लिए एयर कंडीशन अवेलेबल है कि भाई नहीं, अगर किसी को कोई फायर वगैरह लग जाता है, वो सारे रूल्स भी अगर आप, यानी आप अपने प्रोजेक्ट, यानी सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए ही आपने की प्रोसेस एरिया परफॉर्म नहीं करने हैं, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर काम CMMI के अगर लेवल के मुताबिक हो और वो भी प्लान, परफॉर्म्ड और डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, तो फिर हम आपको लेवल 3 का सर्टिफिकेट दे देंगे कि ठीक है, आप लोग ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि मैनेज तरीके से कर रहे हैं, बल्कि आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स डिफाइन कर दिए हुए हैं कि हर काम कैसे होना है, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक चीज़ से रिलेटेड काम जो है वो आप लोगों ने प्रॉपर CMMI के स्टैंडर्ड के मुताबिक डिफाइन करके किए जा रहे हैं, तो आप लेवल 3 पे हैं।
हमने कहा ठीक है, हम ये काम भी कर देंगे लेवल 3 पे आने के लिए। हम हर चीज़ को ना सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर चीज़ को हम जो है वो स्टैंडर्डाइज करके उसको प्रॉपर प्लान करके मोनिटर करके परफॉर्म किया करेंगे। लेवल 4 पे हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो CMM में उन्होंने कहा कि आपको तो की प्रोसेस एरिया जो हमने बताया वो परफॉर्म करने हैं, उनको मैनेज तरीके से परफॉर्म करना है। उसको सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पे ही नहीं मैनेज करना बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेज करना है। इसके अलावा आपने हमें ये भी बताना है कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसे बेहतर रही है, यानी कि पिछले साल आपने हमें कहना है कि लास्ट ईयर हमारे पास जो है वो 10 PhD लोग थे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इस बारी 15 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर ली है। पिछले पिछली बारी हमारे पास 500 लोगों की टीम थी, इस बारी हमारे पास 700 लोगों की टीम है। पिछली बारी हमारा प्रॉफिट 12 लाख रुपया था, इस बारी हमने 15 लाख रुपया कमाया है। तो आप लोगों ने अपने जो सारा काम कर रहे हैं इसको आपने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करना है, क्वांटिटेटिवली प्लान करना है, क्वांटिटेटिवली परफॉर्म करना है, क्वांटिटेटिवली मॉनिटर करना है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम दोबारा से, किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पिछले साल की निस्बत, पिछले महीने की निस्बत आपने क्वांटिटेटिवली चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हम आपको लेवल 4 का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है लेवल 1। अगर आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके परफॉर्म कर रहे हैं लेवल 2। अगर प्रोजेक्ट से बाहर निकल के पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करके परफॉर्म कर रहे हैं तो लेवल 3 पे। लेकिन अगर आप पिछले सालों की निस्बत क्वांटिटेटिवली चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं और बेहतर करते जा रहे हैं और बेहतर करते जा रहे हैं तो फिर आप लेवल 3 पे नहीं बल्कि आप चीज़ों को क्वांटिटेटिवली मैनेज करना शुरू हो गए हैं, पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हर बारी नंबर बढ़ रहे हैं आप लोगों के। तो आप लेवल 4 पे हैं, अगले साल भी लेवल 4 पे रहेंगे, उससे अगले साल भी लेवल 4 पे रहेंगे। 10 साल हम लेवल 4 पे मेंटेन रहे। 11वें साल भी CMMI की टीम आई, उनको हमने बताया कि पिछले साल हमारी 10 करोड़ रुपया सेल थी, इस बारी 20 करोड़ हो गई है, डबल सेल हो गई है। पिछली बारी हमारे पास 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस बारी हमारे पास 5000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी भी क्वांटिटेटिवली चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, आपको ये ले हम लेवल 4 का सर्टिफिकेट देते हैं। हमने उन्हें कहा कि हमारी बात सुने, हमें लेवल 4 का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लेवल 5 पे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपने कुछ किया है, क्वांटिटेटिवली चीज़ों को बेहतर किया, ठीक है। अब आपके पास 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर ली है। अब आपके पास जो है वो फ्रांस, इटली, जर्मनी से भी लोग आके यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन आपने आपने इसके अलावा कुछ किया है। तो अगर आप कुछ और करेंगे, चीज़ों को और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, जो चीज़ें हमने डिफाइन किया उससे बाहर निकलना आप लोगों को, तो फिर हम आपको लेवल 5 पे कहेंगे। हमने कहा ठीक है, अब नेक्स्ट साल आए, हम कुछ ऐसा करते हैं कि आप जो है हम और इम्प्रूवमेंट्स का सोचते हैं। नेक्स्ट ईयर आए तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे पास लास्ट ईयर 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या 5000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब 10,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पहले हमारे पास 100 PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब हमारे पास 300 PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो कहते हैं ठीक है, मुबारक को आपको हम दोबारा लेवल 4 पे रखेंगे, लेवल 3 पे नहीं लेके जाएंगे, आपने अभी भी क्वालिटेटिव चीज़ों को और बेहतर और स्मूथ किया है। हमने कहा लेवल 5 के लिए भी हमने कुछ किया है, आप हमें लेवल 5 का सर्टिफिकेट दें। उन्होंने कहा क्या किया है? हमने उन्हें कहा कि हमारी हमारी ऑफिस ने, हमारी IT कंपनी ने यहाँ पे एक बिल्डिंग परचेज किया सामने ही, और उस बिल्डिंग में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। हम यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग करवाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर बनाने की। तो ये हमारा काम है बहुत बड़ा जो हमने अचीव किया है। हाँ, अब ये देखें, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के चीज़ों को मैनेज करके, डिफाइन तरीके से मैनेज करके, बल्कि क्वांटिटेटिवली मैनेज करने के अलावा उसको और चीज़ों को सोच रहे हैं और नए नए आइडियाज़ के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब इसको कह सकते हैं कि ये और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये जो है ये ऑप्टिमाइजिंग की तरफ आ गए हैं, ये लेवल 5 पे हैं। लेकिन अगले साल इन्होंने कुछ नया ना किया, कुछ ऐसा नया काम ना किया कि जिसमें इनको जो है फर्दर बेटरमेंट्स हम कंसिडर ना कर पाए, तो उनको दोबारा लेवल 4 पे भेज दिया जाएगा। लेवल 5 पे रहने के लिए इनको हर साल कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम करने हैं कि ये लेवल 5 को मेंटेन रख सकें, अदरवाइज ये लेवल 4 पे चले जाएंगे। ये डायग्राम्स हैं डिफरेंट टाइप की, इनमें से कोई एक डायग्राम जो आप समझ सकें, जिसको आप पेपर में लिख सकें, जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सब वही बता रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, सॉफ्टवेयर बनाने का जब प्रोसेस मैच्योर होता चला जाता है तो आप लेवल से अगले लेवल पे चले जाते हैं। ये भी वही डायग्राम है। इनमें से कोई एक जो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, उसको आप लोग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें, लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें इसको। ये भी एक इमेज है।
लाजमी नहीं कि आप इसको ऐसे ही बनाएं या इसको आप ऐसे ही याद करने लग जाएं। अलबत्ता ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड की है कि इनमें से शायद कोई एक ऐसी जो आपको समझ आ जाए और आपको ईजी लगे और आप उसको जो है वो हमेशा के लिए याद रख पाएँ।